नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रोजाना की तरह आज फिर से हम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। सॉरी, लगाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा बस। चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक कोई प्रिंसिपल है जिसको आपने डिपॉजिट किया तो वो 5 सालों में हो गया 10,650 रुपए, और वही प्रिंसिपल डिपॉजिट किया गया तो 6 सालों में हो गया 11,076 रुपए। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब कुछ वही है। तो इसका मतलब जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 6वें साल की ब्याज है। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो 350 यहाँ से हुआ, 76 यहाँ से हुआ, तो 426 रुपए। तो एक बात बताओ, टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 साल का, यानी ये 1 साल की ब्याज है। अगर ये 1 साल की ब्याज है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो ये हर साल बराबर रहेगी, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल तो रहा नहीं है। तो 426 रुपए अगर 1 साल की ब्याज है तो या तो हम 5 साल की ब्याज निकाल कर इस पे माइनस कर दें, या 6 साल की ब्याज निकाल कर इस पे माइनस कर दें, हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 5 साल की ब्याज कितनी बनेगी? 400 का 2026 का 130, यानी 2130 रुपए ब्याज बनेगी। जब इसमें आप माइनस करेंगे 2130 रुपए तो 10,000 हो जाएंगे 8,000, और ये हो जाएगा 520, तो 8,520। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। आप इस पे भी माइनस कर सकते थे 6 साल पे, बस इतना ध्यान रखना, फिर यहाँ 6 का गुणा करना पड़ेगा आपको, 6वें साल की ब्याज भी ऐड करनी पड़ेगी। चलिए, आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आंसर आना चाहिए। महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 नंबर हैं, एक ये है एक ये है। इसका HCF क्या होगा? आ गया होगा? तो महत्तम लघुत्तम दोनों देख लेते हैं। महत्तम समापवर्तक क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर जो कॉमन हो, पहली बात तो दोनों में होना चाहिए, ऊपर से मिनिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तो है नहीं सर, 3 है जो दोनों पे है, और उसकी मिनिमम पावर क्या है? 3। तो इसका HCF क्या होगा? 3 क्यूब। लेकिन अगर मान लीजिए एलसीएम बोला होता तो लघुत्तम के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं? जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उसको भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पे जो कॉमन था वो 3 की पावर 5 हाईएस्ट पावर जाएगा, 3 की पावर 5, और 2 क्यूब के साथ जाएगा, और 5 स्क्वायर भी होगा। अगर एलसीएम इन्होंने पूछा होता तो फिर ये आंसर होता, पर फिलहाल आपसे HCF पूछा गया तो इसका आंसर क्या होगा? 3 क्यूब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये DI आ गया, इस पे डेटा मैं आपको समझा दूं पहले। कह रहा है कि नीचे दिए गए ये बार ग्राफ है, इसमें विभिन्न मिठाइयों, ये S1 S2 सब है, ये है ना, ये 51 52 नहीं है, ये सब S1 S2 S3 S4 S5 ऐसा करके S6 है ना, तथा S7। चीनी की मात्रा का मिठाई में कितना, जो वजन है मिठाई का उसमें कितना % चीनी है ये बताया जा रहा है। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे डेटा क्लियर नहीं हो रहा होगा तो बता दूं, पहले वाले में 23% लिखा हुआ है, अगले वाले में 32%, यहाँ पे 16, ये 18, ये 22, ये 25, ये 19, और ये सब वही S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7। कहने का मतलब जो भी वेट होगा, अगर S1 की बात करूं तो 23% उसमें चीनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है मिठाई S4 का कुल वजन अगर 150 किलोग्राम है तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है? कुल वजन 150 है, S4 की बात हो रही है। जल्दी से लगाइए, 5 से 6 सेकंड में लग जाना चाहिए आपका। चलो, S4 में क्या है सर? S4 में 18% है, यानी यहां पे जो भी आपने वेट बताया है उसका 18%। तो 150 का 18% निकाल लीजिए, या 18 का 150% निकाल लीजिए। मेरे ख्याल से आप 18 का 150% ज्यादा आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। तो 18 का 150% कितना हो जाएगा सर?
18 खुद 100, आधा 9 जोड़ देंगे 27, तो 150% हो गया। तो पहला ऑप्शन होगा 27 किलोग्राम। बाकी ये भी कोई कठिन नहीं था, पहाड़ा 18 का तो याद ही होगा आप सबको, तो उसका गुणा कर लेना था। ठीक है, चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों ने कहा था क्वेश्चन में नंबरिंग करने को, तो देखो नंबरिंग है ना। आप जो कहते हो मैं कर देता हूं, तो मैं जो कहता हूं आप भी किया करो। ठीक है, कमेंट करने को बोलता हूं, कमेंट नहीं करते हैं आप। प्लीज कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करिए, आपकी क्लास का फीडबैक कैसा है, क्या आपका रिस्पॉन्स है, क्या आपका सोचना है, वो उसमें होना चाहिए। ठीक है, चल तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसी भी कमरे में, यहां पे कमरा कैसा है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो रही है, इसका मतलब यहां तीनों अलग अलग है, तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड यानी घनाभ है। और किसी भी कमरे की सबसे लंबी छड़ उसकी विकर्ण होती है, जो उसका डायगोनल होगा। तो यहां पे भी आप डायगोनल निकालेंगे। किसी भी घनाभ का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, तीनों डायमेंशन के स्क्वायर का एडिशन करिए और अंडर रूट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कौन है, 21, 21 का वर्ग 441, 12 का वर्ग 144, 16 का सॉरी 256। इन सबको जोड़िए, 6 4 10 11 हो जाएगा, 5 4 9 4 13 1 14 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 1 8 841 आप सबको पता है 29 का वर्ग है। यहाँ पे यूनिट डिजिट से करके जल्दबाजी मत करना, 31 मत लगा देना कि सर लास्ट में 1 आएगा, तो 1 लास्ट में 1 9 से भी आ सकता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देकर। चलिए एक और आ गया आपका डीआई का क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर चलो 2 सेकंड में चालू हो जाएगा बोर्ड अपना, 2 सेकंड का टाइम दीजिए। क्वेश्चन नंबर किस पे थे हम लोग, 4 पे 5 पे। चलो जब तक बोर्ड स्टार्ट हो रहा है तब तक आप लोग एक बात समझ लो कि यहाँ पे जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म होगा, है ना। ये ऐसा इफेक्ट आपके प्रिपरेशन पे डालेगा कि इसका फायदा आपको एक लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा। जैसे जिनका जीडी का एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है ना, पेपर आप देख रहे हैं हूबहू ही आ रहा है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, टाइमिंग की। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पे होती है। तो इसलिए प्लीज हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट ही अच्छा होगा, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस में जितना ज्यादा कंपटीशन आपका रहेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए अभी 20-25 लोग लगा रहे हैं, 50 लोग लगाएं, 100 लोग लगाएं, तो एक कंपटीशन का अलग माहौल बनेगा। कोई 2 सेकंड में आंसर दे रहा, आपको लगेगा नहीं यार मुझे भी देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन आपकी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हम लोग किस क्वेश्चन पे थे, मेरे ख्याल से 4th पे। चलिए देखते हैं। ये तो पहला ही थे तो हो गया था। ये एससे वाला भी हो गया था। लोडिंग में टाइम लेता है, बस 2 मिनट की और बात है। सॉरी, ये भी हो गया था, डीआई भी हो गया। शायद हम लोग एक और डीआई की ही बात कर रहे थे। ये वाला हो गया था ना, हाँ डायगोनल जिसपे निकालना था हम लोगों को, तो हम लोगों ने डायगोनल निकाल लिया था। हाँ जी, इसकी बात हो रही थी। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं डेटा यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर है तो डेटा क्लियर कर देता हूँ। ये 15% लिखा हुआ है, ये 30% लिखा हुआ है, ये 27% है, ये 23% है, ये 8% है। इधर ये P1, P2, P3, P4, P5। तो एक बार अपना डेटा तो ये क्लियर है, डेटा अच्छे से पढ़िए समझिए और देखिए आंसर किस चीज का देना है। थोड़ा शब्दों का ध्यान दीजिएगा, राजस्व व्यय थोड़ा सा बात हो रही है, तो जिनको नहीं पता इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर होंगे तो राजस्व यहाँ पे इनका इनकम हुआ, ठीक है। और उत्पाद P3 का व्यय, व्यय मतलब कॉस्ट, कॉस्ट जिसे आप एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। चलिए अब तक में लग जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 5 विभिन्न प्रोडक्ट हैं, ये P1, P2, P3, P4, P5, इनमें लाभ के प्रतिशत, ये जो प्रतिशत दिए हुए प्रॉफिट के परसेंट है कि प्रोडक्ट 1 में 15%, 2 में 30%, ऐसे करते हुए 5 में 8%। क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट P3 की बात कर रहा है कि जो P3 है अगर उसका इनकम टोटल 38,100 है। ध्यान रखिए अगर आपने प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पे इनकम से मतलब सेलिंग प्राइस से है, तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी जा रही है। तो सर सेलिंग प्राइस हमें पता है कि अगर आप प्रॉफिट परसेंट बता दोगे तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो बिल्कुल आ जाएगा। P3 दिया हुआ है, P3 का प्रॉफिट परसेंट 27 है, यानी ये जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है कॉस्ट का 127% होगा। और आप देख सकते हैं 127 का एग्जैक्ट 3 गुना है, ये 127 का 3 गुना, तो ये 300 और 2 जीरो जाएंगे तो 30,000, पहला ही ऑप्शन होगा इसका आंसर 30,000। ठीक है, ध्यान रखना है, डीआई अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उसका आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एवरेज स्पीड का क्वेश्चन फिर से मिल गया आज हम लोग को, मगर इस बार थोड़ा सा इसका प्रारूप अलग है। क्वेश्चन कह रहा है मोहित 10 मीटर पर सेकंड की गति से अपने दफ्तर जाता है और x किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। यदि संपूर्ण यात्रा के लिए मोहित की औसत जो गति है वो 12 मीटर पर सेकंड है तो x का मान क्या होगा। ट्राई करिए, फॉर्मूले से लगाएंगे, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बस थोड़ा ऑप्शन का ध्यान रखिएगा। चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। तो यहां पे जाते वक्त उसकी स्पीड है, पहली बात तो एवरेज स्पीड, दो स्पीड अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्या होता है h2s1 अपॉन s1 प्लस s2, ये किस चीज का है, एवरेज स्पीड का। अगर दो इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो यहाँ पे है जाना आना सेम चीज है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है तो 2 into, तो यहाँ पे एक स्पीड हमको पता है, एक स्पीड हमको नहीं पता है, तो 10 प्लस एक्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड हो या ये वाली स्पीड हो, ये मीटर पर सेकंड में है और हमारे सारे ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में, तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो x आएगा ना वो मीटर पर सेकंड में आएगा। अभी फिलहाल इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये 6 से इंटू होके 60 प्लस 6x हो जाएगा और ये 10x, तो 4x आके इसमें माइनस होके 4x बचेगा, तो x की वैल्यू आ रही है 15, लेकिन ये किस में आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड, हमें किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो इसको जस्ट अपन 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 3 जा 18 3 जा 54। इसीलिए मैंने कहा था ऑप्शन ध्यान से 15 मत लगा देना, x की वैल्यू 15 है मगर वो मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में आंसर देना था तो 54 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन लगाइए, और ये इस तरह क्वेश्चन आप देख रहे हो हर सेट में मिल रहा है। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन अगर 30 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है। और एवरेज का सेम लॉजिक। सॉरी, चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। यहां पे किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू एवरेज से ज्यादा है, तो पुराना एवरेज क्या है 30, यानी टीचर का जो वेट होगा वो पुराने एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कितने लोगों को बढ़ा रहा है, 24 स्टूडेंट, एक वो खुद भी तो हुआ, 25 लोगों को कितना बढ़ा रहा है 2 kg, तो टोटल कितना बढ़ा रहा है 50, तो एग्जैक्ट उसका वेट क्या होगा 80 kg यानी फोर्थ ऑप्शन। बात समझ आ रही है, ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हो हर बार आ रहे हैं, है ना। घटने का भी हो सकता है, तो जहां प्लस किया था वहां माइनस कर देंगे। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग को क्लास में भी समझाया है ये कैसे लगाना है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है, कौन सा इसमें से लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। ये तो मुश्किल से 5 सेकंड में हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखो एक बात ध्यान रखना, अगर किसी नंबर का HCF आपको पता है, ठीक है, तो एक बात याद रखना है, एलसीएम और नंबर जितनी भी होंगी
वो सब इस x यानी जो भी महत्तम समापवर्तक है उसके मल्टीपल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है भाई, ये फैक्टर है। फैक्टर कब बनेगा? जब किसी नंबर को वो डिवाइड करेगा, यानी चाहे वो हमारी नंबर हो, चाहे इन नंबरों का मल्टीपल एलसीएम हो, वो सब महत्तम के पहाड़े में आना चाहिए। तो हमारा एचसीएफ कितना है? 8। तो 8 के पहाड़े में 24 आता है, हाँ सर। 8 के पहाड़े में 72 आता है, हाँ सर। 8 के पहाड़े में 48 आता है, हाँ सर। 8 के पहाड़े में 68 नहीं आता, इसलिए इसका 68 एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता है ना। इस पे बात हुई थी, इस पे डिस्कशन हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए एवरेज का क्वेश्चन ट्राई करिए। एक सेकेंड। एक व्यक्ति के चीनी के बैग 12 बैग हैं, वो 1200 रुपए प्रति बैग की दर से खरीदता है। 8 बैग 1500 रुपए प्रति बैग की दर से, और 10 बैग 2100 रुपए प्रति बैग की दर से। तो सभी बैगों का औसत मूल्य कितना होगा? औसत आपको बताना है कितना होगा। सिंपल है, सिंपल ही रखिए इसको। कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा, गलती मत करिएगा। आ गया? ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे 12 बैग हैं 1200 रुपए के दर से, तो टोटल खर्च कितना हुआ? 12 का 12 144, साथ में 2 जीरो। 8 बैग हैं कितने रुपए के रेट से? 1500, तो ये कितना हुआ? 15 × 120 यानी 12,000। अगला क्या है? 10 बैग हैं 2100 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया 21,000। तो टोटल पैसा कितना खर्च हो गया? 4 यहां से, और ये 4 2 6 1 7 2 2 4, इतना खर्च हुआ। टोटल बैग कितने हो गए? 12 8 20 10 30। तो पर बैग एवरेज के लिए इस टोटल अमाउंट में 30 का भाग कर देना है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो पहला 15 तक तो चला गया, 15 × 45, ठीक है। 2 बचेगा, 8 × 24, साथ में एक 0, 1580। सेकेंड ऑप्शन। इसको सिंपल ही रखिए, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड खुद मत करिए जब सिंपल क्वेश्चन है तो, है ना। कि एलिगेशन लगा दें सर, क्या भाई एलिगेशन 2 होता तो ठीक भी था, यहाँ 3 वेरिएबल है ना, जितना उसमें टाइम लगाओगे उतने में सीधा सीधा लगा लोगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन आ गया, ये एलिगेशन मैंने नाम ही लिया। तो क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन? एक कुर्सी तथा एक मेज के अंकित मूल्य क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। कुर्सी तथा मेज दोनों पर सम्मिलित छूट 26% अगर है, तो मेज पर कितनी छूट दी गई? यानी जो दूसरा पार्ट था मेज टेबल, उस पर डिस्काउंट कितना है? लगाइए, 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। चलिए देखो, इस पे एलिगेशन लगा लो। क्यों? क्योंकि सर यहां पे कुर्सी और मेज के डिस्काउंट को मिक्स किया जा रहा है, जहां भी मिक्सचर वहां एलिगेशन लगा दीजिए। तो यहां पे हमारा जो वैल्यू बनेगा वो डिस्काउंट बनेगा। तो डिस्काउंट किस पे लगता है? मार्क प्राइस पे। तो रेशियो मार्क प्राइस का होना चाहिए। तो देखो, इसीलिए मार्क प्राइस का ही रेशियो आपको दिया गया है। तो पहले पे डिस्काउंट कितना है? 20%। दूसरे का हमें निकालना है मेज का। ओवरऑल का हमें पता है सर ये 26 होगा। तो देखो, केवल इतने से सॉल्व करो। 26 20 का अंतर कितना होता है? 6। लेकिन हमारे रेशियो में क्या आ रहा है? 2 3। क्वेश्चन ने दिया ना 2 3, तो 3 6 है, तो 2 क्या होना चाहिए? 4। मतलब यहां पे 4 आना चाहिए। और आप सबको पता है कि जो मीन वैल्यू होती है, एक वैल्यू से ज्यादा होगी तो एक वैल्यू से कम होगी। यानी जो x, ये 20 से कम है, यानी x जो होना चाहिए 26 से ज्यादा। तो 26 से कितना ज्यादा? 4, इसलिए 30 होना चाहिए। इसका आंसर 4 30%। बात समझ आई? डिस्काउंट पे, और बाकी वैल्यू मान के भी कर सकते थे कि इसको 200 इसको 300। तो 200 का 20% कितना होता? 40 रुपए। 300 का कितना परसेंट निकाला जाए, ये अपने निकालेंगे कि ओवरऑल 500 पे सॉरी 500 पे 26% हो जाए। तो 500 पे 26% कितना होगा? 500 का 130 रुपए।
है ना। तो यहाँ पे 40 और इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 90 रुपए। तो 90 रुपए 300 का कितना परसेंट है 30%। तो वैल्यू एज्यूम करके भी कर सकते हैं, पर अगर एलिगेशन पता है तो यूज करिए। सॉरी। नेक्स्ट रेशियो का क्वेश्चन, कल वाले सेट में भी था ऐसा क्वेश्चन, शायद ट्राई करिए। नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है। इन्होंने दिया है पी क्यू आर 5 3 6 के रेशियो में पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन आर अपॉन पी निकालना है। तो सर वैल्यू रखते जाइए। पी अपॉन क्यू क्या हो जाएगा सर 5/3, क्यू अपॉन आर क्या हो जाएगा 3/6 और आर अपॉन पी क्या हो जाएगा 6/5। तो 3 6 5 का एलसीएम कितना बनेगा 30। 30 का 3 से भाग होगा तो कितना बचेगा 10। 10 का गुणा 5 से तो 50। 6 का गुणा होगा 30 से तो भाग होगा तो 5। 5 का 3 से 15। 500 होगा 30 का तो 6 6 6 36। तो अब रेशियो कितना होगा 50 15 36। 50 15 36। ठीक है, जो क्वेश्चन ने दिया है उसी को यूटिलाइज कर लिया हम लोगों ने बस। चलिए हाँ, इस तरह का मैं बोल रहा था, इसको लगाइए। दो अलग अलग रेशियो दिए हैं, ए बी 5 8, बी सी 11 13। ए की वैल्यू दे रखी है, सी का मान बताना है। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन आसान है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड। चलिए, तो यहां पे ए बी का रेशियो हमें पता है 5 8, और किसका रेशियो पता है बी सी का 11 13। आप इसे कंबाइन करेंगे तो बी कॉमन है, बिल्कुल कंबाइन हो जाएगा सर। तो सॉरी 55, इसका पहले गुणा होता है, फिर इसका गुणा होता है 88, फिर इसका गुणा होता है 13 7 91, 13 8 104। ये रेशियो बनेगा। अब इसमें 55 हमें ए पता है पहले से 110, यानी कॉमन फैक्टर कितना बन रहा है 2। तो 104 में भी 2 का गुणा होगा तो 208। आपका आखिरी ऑप्शन 208 इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें बी निकालना पड़ेगा। बी ना निकालना पड़े ज्यादा अच्छा है, सी डायरेक्ट आ जाए। चलिए ये क्वेश्चन आ गया। अगर तरीका पता है तो 10 सेकंड में हो जाएगा। कह रहे कंपनी में इंजीनियरों की संख्या प्रत्येक 2 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो इंजीनियरों की संख्या कितने वर्षों में अपने प्रारंभिक संख्या का 1024 गुना हो जाएगा। एक 1024 गुना। चलिए देखो, किसी शहर की जनसंख्या या किसी भी तरह की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा कंपाउंडेड होती है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे कल ही आपने क्वेश्चन देखा था कि अगर सर 2 गुना हो रहा है तो 2 की पावर में ढूंढना है। तो जो हमें चाहिए 1024, वो 2 की पावर में कहां पर आता है 10 पे। अगर आप लोग को ध्यान हो तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि कम से कम 10 तक की संख्याओं का, 10 तो याद ही रहता है, 9 तक की संख्या की पावर 5 याद रखो और 2 की तो पावर 10 तक वैल्यू याद रखिए। देखिए वही है 1024, 2 की पावर कहां पे आता है 10। तो इसी 10 का गुणा किससे कर देंगे, कितने वर्षों में 2 गुना हो रहा था, वर्ष भी 2 ही हैं तो 2 वर्ष से, तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 वर्ष। 20 वर्ष में वो सीधे 1024 गुना हो जाएंगे। बात समझ आ रही है सबको। तो ये कोई भी जनसंख्या हो वो कंपाउंडेड बढ़ती है चक्रवृद्धि ब्याज पे। देखिए उसी डीआई पे फिर से क्वेश्चन आ गया, जो थोड़ी देर पहले हम लोग डीआई लगा रहे थे। ये परसेंटेज में फिर से मेंशन कर दूं, 23 है, ये 32 है, ये 16 है, ये 18 है, ये 22, ये 25, ये 19। ठीक है, ये 22 लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये S1 S2 S3 S4 S5 S6 7। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अपना आंसर दीजिए। चलिए देखो, अब तक में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिठाई S5 तथा S3 का संयुक्त वजन 300 किलोग्राम है।
आपने कंपोजिट यहां पे दिया हुआ है क्या, उनका वेट, कंबाइन वेट दिया है S3 S5 का। तो अगर आपने S3 S5 का कंबाइन वेट दिया है तो हमसे क्या पूछा गया है कि इनकी चीनी की कुल मात्रा कितनी है। देखो आपने जो ग्राफ दिया है वो सेपरेटली बताया है कि S3 का जो भी वेट होगा उसका 16% चीनी है, S5 का जो भी वेट होगा वो 22% है। सर ये डिफरेंट हैं, परसेंटेज 16 किसी और संख्या का है, 22 किसी और संख्या का है। तो वो जब वो दो संख्या ही हमको नहीं पता है, आपने केवल एडिशन बता दिया है, सेपरेट करने का कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इन्हें इंडिविजुअली कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। हाँ एक शर्त पे निकाला जा सकता था, अगर परसेंटेज सेम होता, अगर यहां भी 16 होता यहां भी 16 होता तो बन जाता, ओवरऑल का भी 16 कर देते हैं आप। लेकिन यहां 16 22 38 मत करिएगा, क्यों, क्योंकि ये जरूरी है क्या कि इन दोनों का ये वेट बराबर हो, नहीं ना। कंपोजिट 300 बोला है, ये थोड़ी बोला है कि दोनों बराबर हैं। 100 200 रखोगे तो अलग आंसर आएगा, 150 150 रखोगे तो अलग आंसर आएगा। तो जब अलग है यानी कई आंसर हैं, इसीलिए तो निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, ये ओरली लगना चाहिए, बहुत टफ नहीं है, 10 सेकंड के अंदर। चलिए अब तक में आना चाहिए। देखो यहाँ पे का मतलब ऑफ लिखा हुआ है तो पहले सॉल्व होगा, तो 5 का 5 मतलब 25/2 भागे 4 माइनस 2 का यानी 1/7 से गुणा करके 1/7। अब इसको जब सिंपल करोगे तो 4 नीचे आएगा तो 25/8 माइनस ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा तो 2 8 दूनी 16, 25 में 16 घटाइए कितना बचेगा 9/8। तो इसका आंसर होगा। ये ओरली करना चाहिए आपको ना, ये तो समझाने के लिए अपन लिखते हैं, पर आपको ओरली बनना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे आसान मत ढूंढना क्वेश्चन, हाँ बस जल्दबाजी में गलती मत करना। क्वेश्चन क्या है, यदि रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटों में तय कर सकता है तो रोहित की गति क्या है, चाल क्या है, स्पीड क्या है, ये आपको बताना है। चलो एक बात का ध्यान रखना, ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है, आपके पास जो दूरी है वो किलोमीटर में, समय घंटों में है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सर दूरी बटे समय, यही तो चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कर लीजिएगा। इसको डिवाइड करिए, 22 का 6 गुना, 18 का 6 गुना 108, 18 का 6 गुना 108, 22 से हो जाएगा 3, 5 गुणे 3 15, क्या आएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था तो मीटर पर सेकंड। बात समझ आई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हाँ जी, टाइम एंड वर्क का, इसमें 15 सेकंड में लगा लीजिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P और Q मिलकर एक कार्य को 105 दिन में पूरा कर सकते हैं, Q तथा R मिलकर उसी कार्य को 90 दिनों में, P तथा R मिलकर उसी कार्य को 126 दिनों में, तो PQR तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। चलिए देखते हैं, तो यहां पे P और Q का टाइम क्यों दिया हुआ है वो 105 दिन है, Q और R का कितना दिया हुआ है 90 दिन, R और P दोनों मिलकर के 126 दिन। हम सबको पता है हम वर्क बनाते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कोई नंबर मत बनाइए, मल्टीपल के फॉर्म में लिख दीजिए। देखो जैसे ये 35, ये अगर आप दोनों देखो तो दोनों से 18 18 18 95 18 और ये आपका 8 लगभग 6 7 गुना, तो 18 का 7 गुना 18 का 5 गुना, तो 18 तो बनेगा सर, ठीक है, 18 इन दोनों से निकल आया, 5 7 दोनों को मिला लूं तो 35 हो जाएगा। और आप सबको पता है 35 का ये मल्टीपल 105 है,
यानी 3 होगा, ये हमारा वर्क है। इंटू मत करो, ऐसे ही रहने दो। तो 18 गुणे 35 गुणे 3 हमारा वर्क है। अब इस वर्क को जब 105 से डिवाइड करोगे तो 35 का 3 गुना कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 18, यानी पी क्यू की कंबाइन वैल्यू 18 होगी। क्यू आर 90 से डिवाइड करोगे तो 18 5 5 7 35, तो 7 त्रिक 21। पी और आर 126 से डिवाइड करोगे जैसे ही, तो 18 का है ना 7 गुना 7 से 5 गुना 5 गुने 3 15। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब हम इधर ऐड करेंगे तो ये सब डबल आएंगे। P भी डबल है, Q भी डबल है, R भी डबल है। देखो ना, P 2 बार, Q 2 बार, R 2 बार, तो ये जो नंबर आएगी वो डबल एफिशिएंसी आएगी सबकी। तो इसको ऐड करिए, कितना हो रहा है 18 21 39, 5 44 10 54। तो सर हमें तो पी क्यू आर का चाहिए ना, तीनों का, डबल थोड़ी चाहिए, तो आप इसको हाफ कर लो। तो पी क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी हो गई 27। अब यहाँ पे 27 का भाग कर दीजिए, बस वर्ग तो वही है। इसलिए मैंने कहा था मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि कैंसिल ही करना है। तो 9 का 2, 9 से 3, 3 से 3, तो 35 का 2 गुना 70, लास्ट वाला ऑप्शन 35 का 2 गुना 70। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70। देखो, जब नंबर्स बड़े हो तो ऐसे फॉर्म में लिखिए, भाग ही तो करना है आगे चल के, तो क्यों गुणा करें, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए बस। हाँ जी, चलिए टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन। ए अकेला एक कार्य को 14 दिनों में बी अकेला 21 दिनों में, तो ये दोनों मिलकर के अगर काम शुरुआत करते हैं तो एक कार्य शुरू होने के 4 दिन पश्चात छोड़कर चला जाता है, तो बी शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। 15 सेकंड में लगा लीजिए। चलिए आ जाना चाहिए अब तक पे। तो सर ए का नंबर भी यहाँ छोटी छोटी है तो आसानी से हो जाएगा। बी का 21, तो एलसीएम 42 ले लिया हमने, इसका 3 इसका 2। अब क्वेश्चन ने कहा कि दोनों ने स्टार्ट किया, ए कितने दिन बाद गया 4 दिन, मतलब 4 दिन तक तीनों ने काम किया ना, तो कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है 5, 4 दिनों में कितना काम हो गया 20। अब कौन गया है ए, बचा कौन है बी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, कितने दिन लेगा यही तो पता करना है, पर काम तो पूरा किया ना पहले और अब का मिलाकर। ठीक है, तो 20 इसमें माइनस करोगे 22 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो डी की 11 वैल्यू आएगी, यानी शेष कार्य 11 दिन में होगा। हमसे अगर शेष कार्य पूछा है तो 11 आंसर देंगे, पूरा पूछा होता तो 15 आंसर देते, पुराना 4 दिन भी जुड़ता, पर हमसे क्या पूछा गया है रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क का आंसर 11 ही होगा। ठीक है, चलो गुड। 18वां 18 परसेंटेज का सिंपल लॉजिक, यदि एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। व्यास अगर 15% बढ़ाएंगे तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। देखो ये एबी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, व्यास देख के परेशान मत होइए, जितना व्यास बढ़ाओगे उतनी ही त्रिज्या बढ़ेगी, है ना। 10% व्यास बढ़ाओगे तो 10% ही त्रिज्या बढ़ेगी, जो पुरानी त्रिज्या रही होगी। तो यहाँ पे अगर 15% बढ़ेगा, एग्जाम्पल लेना चाहे तो एग्जाम्पल ले लो। अगर मान लो मैं कहता हूं किसी वृत्त का व्यास है 20, मैंने इसको 20% बढ़ा दिया, तो जब मैंने इसको 20% बढ़ा दिया तो 20 का 20% कितना होता है 24, 4 बढ़ेगा तो 24 हो जाएगा। अच्छा, पुराना रेडियस क्या रहा था 10, अब रेडियस क्या रहेगा 12, देखो कितना बढ़ा 20% ही बढ़ा ना, तो इससे परेशान नहीं होना है। तो जितना व्यास बढ़ेगा उतना ही त्रिज्या बढ़ेगी, तो त्रिज्या अगर 15% बढ़ती है तो हम सबको पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस में 2 बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होना यानी मल्टीपल चेंज होंगे, यानी 2 सक्सेसिव चेंज होंगे, 2 सक्सेसिव चेंज होंगे, तो ये भी प्रिंसिपल लगा देते हैं। तो 15 15 और 15 का स्क्वायर, डेसिमल लगाएंगे परसेंट के 100 के कारण, तो कितना हो जाएगा 30 2 32.25, ये आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन व्यास जरूर कर सकता था, तो ध्यान रखना है व्यास रेडियस में कोई फर्क नहीं, जो व्यास में चेंज होगा वही रेडियस में। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन आपका, ये डेटा में फिर लिख देता हूं, ये 15 है, ये 30 है, ये 27 है, ये 23 है और ये 8 है, और इधर ये P1 P2 P3 P4
P5 प्रोडक्ट है ये। एक दिया, इसका एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो फिर से आ गया ये, लगाइए। इसका मैंने बता दिया था, राजस्व का मतलब व्यय का मतलब, ट्राई करो। सॉरी, देखो यहां पे P5 की बात हो रही है, तो P5 का हमें प्रॉफिट परसेंट पता है 8%। कह रहा है कि अगर व्यय यानी एक्सपेंडिचर 46,000 है तो एक्सपेंडिचर ही पता है और प्रॉफिट का परसेंट भी पता है 8%, तो इसका 8% जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। बस यही बताना है। तो 46,000 का 8% क्या होगा, परसेंट से 2 जीरो, 8 का पहाड़ा इतना आसान है भैया, 8 छंग 48 और 8 चौको 32 और 2 32 और 4 36। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए तो कितना है, 46 3 49,680, ये सेकंड ऑप्शन 49,680। ठीक है, 108% भी कर सकते थे पर 8 बहुत आसान है, 8 निकाल के जोड़ना ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है, आसानी से लगाइए। चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। देखो इसको तो ओरली कर लेना, 8 में 4 का भाग करोगे 2 बचेगा, 5 में 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, 3 और 1 घटेगा तो 2, 6 2 8, 8 7 15 सही 1/4, सिंपल करेंगे तो 15 चौको 60 1 61/4 है ना। ये ओरली होना चाहिए क्योंकि इतना छोटी छोटी नंबर्स हैं कि इनका कैलकुलेशन लिख के करें तो फिर क्या मतलब आपकी तैयारी का। चलिए तो ये हुआ हम लोगों का आज का सेट। अच्छा एक बात आप लोग से करनी है कि जैसे मैंने कहा था 300 क्वेश्चन हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस करेंगे, यानी 15 सेट। तो ये आज हम लोग का शायद 8वां सेट था। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब ये 300 पूरे हो जाएंगे तो क्या हमें जीडी कंटिन्यू करना है या सीएचएसएल करना है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स करके करिएगा। और हाँ ये डेली रखूंगा, ध्यान रखिए, जीडी खत्म होगा तो सीएचएसएल स्टार्ट करूंगा, सीएचएसएल जब खत्म होगा तो सीजीएल का स्टार्ट करूंगा। जब आप चाहेंगे टॉपिक वाइज तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, जब आप चाहेंगे एग्जाम वाइज तो एग्जाम वाइज प्रैक्टिस करेंगे, पर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और आप कितना भी पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, कैसा भी पढ़ लीजिए, बिना प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नॉलेज का खेल कम, कॉन्फिडेंस का ज्यादा है। हम एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर हमारी प्रैक्टिस है ना तो हम उस क्वेश्चन को एक ही बार लगाएंगे, 2 बार नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस की कमी है, कॉन्फिडेंस कम है, तो आपका आंसर भले सही है, आप उसे 2-3 बार लगाते हो, इसका मतलब आप 2-3 क्वेश्चन का समय खराब कर रहे हो, है ना। तो प्रैक्टिस करना है, डेली करना है। जो मैंने पूछा उसका जवाब कमेंट पे जरूर दीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, तैयार रहिएगा। ठीक है, फिर से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और सीएचएसएल और सीजीएल में क्वेश्चंस बढ़ा भी लेंगे अपन, लेवल भी बढ़ेगा क्वेश्चन का, है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबका धन्यवाद और नमस्कार।